हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एंड इन दिस चैप्टर टुडे वी विल गोना स्टडी एंड अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज पैनक्रियाज। तो भाई पैनक्रियाज तो सबसे ही अनोखी ग्लैंड है पूरे एंडोक्राइन सिस्टम की, बिकॉज इट इज द ओनली हेटेरोक्राइन ग्लैंड और द कॉम्पोजिट ग्लैंड। अब आप बोलोगे मैम इसका क्या मतलब है, ये इतनी स्पेशल क्यों है, ऐसा क्या कर दिया है पैनक्रियाज ने कि ये, और अभी हमने इतनी सारी ग्लैंड पढ़ी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, उन सब में से ये अलग कैसे है ये पैनक्रियाज, दिस इज डिफरेंट। अब हाँ, क्वेश्चन तो पूछ लिया, अब उसका आंसर क्या है? तो उसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि पैनक्रियाज इज द ओनली ग्लैंड ऑफ अ बॉडी विच इज हेटेरोक्राइन, विच इज हेटेरोक्राइन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेटेरोक्राइन? हेटेरोक्राइन का मतलब होता है भैया कि पैनक्रियाज जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या पढ़ा था? बिल्कुल लेक्चर की स्टार्टिंग में चलते हैं। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि हमारे सिस्टम में दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं, डक्ट ग्लैंड्स जिनमें डक्ट प्रेजेंट, यहाँ लिख देती हूँ मैं डक्ट प्रेजेंट। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये डक्ट लेस ग्लैंड्स होती हैं, मतलब इसमें डक्ट नहीं होती, डक्ट एब्सेंट होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसे हम बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम? हार्मोन्स। अब अगर हम बात करते हैं पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, मतलब देयर इज अ पार्ट विच इज एंडोक्राइन जिसमें डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन में एक और पार्ट होता है जिसमें डक्ट होती है और वो होता है उसका एक्सोक्राइन पार्ट। क्या होता है वो? उसका एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब हम दोनों पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इट इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कहानी ऐसी है कि मैं कभी भी नहीं भूल पाती हूँ। जब मैं 11th क्लास में थी और स्कूल में थी तो हमारा बायोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर चल रहा था। अब हमारे जो टीचर थे, तो टीचर ने एक स्टूडेंट था, एक मेरा बैचमेट था, उसको खड़ा किया। वो शायद पढ़ने में थोड़ा वीक था या उसका सच इतना पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब सर ने उससे खड़ा करके पूछा कि चलिए बताइए व्हाट वेयर विल यू फाइंड, सर का क्वेश्चन ये था एग्जैक्ट, वेरी एग्जैक्ट, वेयर विल यू फाइंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो वो खड़ा हुआ, उसने थोड़ी देर सर को देखा, फिर उसने थोड़ा हम सबको देखा, हमने उसको देखा, सबने एक दूसरे को देखा और उसने एकदम से आंसर दिया, सर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मिलते हैं मून पर। और वो आंसर सुनने के बाद लगभग ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स जो नेक्स्ट थे उसमें सर, हमारे टीचर और हम और वो खुद भी, हम अगले नेक्स्ट 15 से 20 मिनट तक हंसते रहे। उसको लगा कि बहुत ही फनी हो गया है तो सब हंस रहे हैं, उसे ये भी नहीं क्लियर था कि उसने गलत आंसर दिया है। और हम सब तो क्यों हंस रहे थे वो आप समझ ही चुके हैं। तो भैया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस मून पर नहीं होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर द endocrine part of the pancreas. They are the endocrine part of the pancreas. अब पैनक्रियाज में एंडोक्राइन पार्ट तो होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये सबको समझ में आ गया, ये थोड़ी कहानी मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट जो हमारे पैनक्रियाज का होता है वो होता है एसिनाई। क्या पार्ट होते हैं? एसिनाई। These acini are the exocrine part of the pancreas. What they are? They are the exocrine part of the pancreas. These acini. ठीक है, अब ये जो एसिनाई है, एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का, ये क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एंजाइम्स। तो जो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? एसिनाई से रिलीज हो रहे हैं। और जो भी पैनक्रियाटिक हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? दे आर रिलीजिंग फ्रॉम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। समझ आई कहानी? तो अब इन दिस चैप्टर द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इन दिस चैप्टर what you have to study is only the endocrine part. ये क्योंकि चैप्टर पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है तो इसीलिए हमें इस चैप्टर में पैनक्रियाज का सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन पार्ट को स्टडी करना है। अब रही बात एक्सोक्राइन ग्लैंड की, मतलब पैनक्रियाज के एंजाइम्स की,
तो भाई ये हुआ करते थे इन द चैप्टर डाइजेशन, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जो सिलेबस में चैप्टर था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो चैप्टर 16 हुआ करता था पहले आपकी बुक का, डाइजेशन वाला, उस चैप्टर में प्रेजेंट होता था द एक्सोक्राइन और द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में, एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैनक्रियास के बारे में, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। तो कभी मैं इसको एक बार सिलेबस एंड हो जाए उसके बाद मैं आपको किसी एक सेक्शन में आपको एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास एक्सप्लेन कर दूंगी मिसलेनियस सेक्शंस में। ओके क्लियर? तो अभी हम इसको हटाते हैं और अभी हम फोकस करते हैं ऑन स्टडीइंग द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो हमें ये समझ में आया कि पैनक्रियास इज अ मिक्सोक्राइन या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड। उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन पार्ट को बोलते हैं एसिनाई, वो रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या रिलीज करते होंगे, बताइए जल्दी से। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विल गोना सीक्रेट द हॉर्मोन्स। सारे हॉर्मोन्स जो रिलीज होंगे दैट विल बी रिलीज्ड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके क्लियर? So there are about 1 to 2 million islets 1 to 2% of pancreatic tissue. अब हमारी बॉडी में कितने islets of Langerhans है? तो there are about 1 to 2 million islet of Langerhans present in pancreas. Now these islet of Langerhans constitute different types of cells. Okay, उनमें अलग अलग cells present होती हैं। सबसे पहली सेल जो होती है वो होती है अल्फा सेल, दूसरी जो सेल होती है वो होती है बीटा सेल, और तीसरी आप जो सेल याद रखो वो याद रखो डेल्टा सेल। So islet of Langerhans constitute different types of cells, the alpha cells, the beta cells and the delta cells. अल्फा सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं उसे हम? ग्लूकागॉन। The beta cells are responsible for the release of an hormone insulin, जिसके बारे में तो सबने कभी ना कभी सुना ही है, इंसुलिन। And the last delta cells, they release a hormone known as somatostatin. इसके बारे में भी सुन चुके हो अगर तुम ग्रोथ हार्मोन के बारे में, मतलब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस अगर पढ़ चुके हो तो सोमैटोस्टैटिन के बारे में भी सुन चुके हो। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं उनमें 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, द अल्फा सेल्स, द बीटा सेल्स एंड द डेल्टा सेल्स। ये जो है ये सेंटर वाला पार्ट जो है ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है। एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप की सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स इन द आइलेट secrete पेप्टाइड हार्मोन such as glucagon and insulin respectively. मतलब अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन। and lastly delta cells, they release somatostatin. Okay, now if we talk about glucagon and insulin, they both are responsible for the maintenance of glucose metabolism. हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज का बैलेंस है, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन? सोमैटोस्टैटिन इज अ इनहिबिटरी हार्मोन फॉर बोथ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो तुमको मेनली अभी जो डिटेल स्टडी करना है वो तुमको करना है ग्लूकागॉन और इंसुलिन, लेकिन यू शुड नो द फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन। क्या फंक्शन होता है सोमैटोस्टैटिन का? सोमैटोस्टैटिन act as a inhibitory hormone. Somatostatin किन दोनों को इनहिबिट करता है? Somatostatin inhibits the functioning of glucagon as well as insulin. Somatostatin जो है वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के फंक्शनिंग को रोक देता है। क्लियर हो गया? तो अब एक एक करके हम ये पैनक्रियास के हार्मोन्स को स्टडी करते हैं। पहले हम देख लेते हैं ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन के आगे यहाँ येलो कलर से लिखा हुआ है हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। क्या लिखा हुआ है? हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। सीधी बात, उसका नाम ग्लूकागॉन है तो ये क्या करेगा? ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन? अब उसका नाम ही ग्लूकागॉन है, मतलब ग्लूकोज को बढ़ाने वाला। So what is the function of glucagon? Glucagon will increase the blood glucose level. ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने का काम करेगा ग्लूकागॉन। अब ठीक है, काम तो करेगा वो समझ में आ गया कि हाँ मैम ठीक है, हमें समझ आ गया कि ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज के कंटेंट को बढ़ाएगा। ठीक है, ओके।
अब मैं तुमसे पूछ लूं कैसे बढ़ाएगा, कैसे? कैसे ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है? हाइपरग्लाइसेमिक क्यों बोल रहे हैं, क्लियर हो गया? बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. नाउ इफ आई क्वेश्चन यू अबाउट हाउ, कैसे, हाउ, सो लेट्स सी, लेट्स वर्क ऑन दिस हाउ फैक्टर. सबसे पहली चीज जो काम करता है ये ग्लूकागॉन, इट एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स एंड स्टिम्युलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल. पहली चीज जो कर रहा है हमारा ग्लूकागॉन, वो ग्लूकोज, जो ग्लूकागॉन होता है वो क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर रहा है इनटू ग्लूकोज. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस. दैट प्रोसेस इज नोन एज, मैं यहाँ लिख नहीं रही, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ग्लाइकोजिनोलिसिस. तो फर्स्ट थिंग व्हाट ग्लूकागॉन इज डूइंग, ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन जाके काम करता है लिवर की सेल्स पे, जिन्हें हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स. क्या बोलते हैं जिन्हें हम, हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स पे जाता है ग्लूकागॉन, हेपेटोसाइट्स पे एक्ट करता है और ग्लाइकोजन जो इन हेपेटोसाइट में अंदर स्टोर था, उस ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देता है. और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा. दैट मीन्स इट इज कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देना. ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अच्छा, जब भी जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी में, जैसे मैंने अभी खाना खाया और जितना भी ग्लूकोज मेरी बॉडी को मिला, सारा का सारा इमीडिएटली यूज नहीं हो जाता है ना, कुछ जो होता है वो जाके स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. अब आपको इससे ये चीज क्लियर हो गया कि ग्लाइकोजन कहाँ जाके स्टोर होता है, इन द लिवर, इन द लिवर, इन द हेपेटोसाइट्स. और जब अगले 4-5 घंटे हमें भूख नहीं लगती है, तो वो क्यों नहीं लगती है, क्योंकि लिवर से आकर, इन हेपेटोसाइट से आकर ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता जाता है और बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता जाता है. ठीक है, और ये कौन सा हार्मोन ये काम कराता है, ग्लूकागॉन ये काम करवाता रहता है. ओके, सो व्हाट ग्लूकागॉन इज डूइंग, नंबर 1, ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन प्रमोट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन. व्हाट इट प्रमोट, the glucagon hormone promotes glycogenolysis. कहाँ पे जाके, at hepatocytes, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जिसके कारण होगा हाइपरग्लाइसीमिया. क्या होगा जिसके कारण, हाइपरग्लाइसीमिया. और क्या क्या करवाता है भाई, तो चलो और देख लेते हैं. इट स्टिम्युलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस. नाउ व्हाट इज दिस ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई, इस स्टेप को हमने बोला था ग्लाइकोजिनोलिसिस. Now let's talk about second thing which is done by this glucagon. Glucagon promotes gluconeogenesis. Now what is gluconeogenesis? Amino acid, lipids or anything other than carbohydrate. Other than carbohydrate. अगर कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर other than carbohydrate किसी और सोर्स से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, मतलब कि बॉडी में अब ग्लूकागॉन से ग्लूकोज नहीं बन रहा है, बल्कि कोई अदर सोर्स जैसे कि अमाइनो एसिड, लिपिड्स, किसी और सोर्स से अगर ग्लूकोज बन रहा है, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस. क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो आप मुझे बताओ ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा ग्लूकागॉन, बढ़ाएगा कि कम करेगा? भैया ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ग्लूकोज को बढ़ा रही है. So for sure glucagon will stimulate gluconeogenesis को भी बढ़ाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में बिल्टअप हो. ओके, तो दो चीजें क्लियर हो गई. देन थर्ड पॉइंट, इट रिड्यूसेस द सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन. अब देखो, हमारे ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट था. थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. तीसरी चीज जो कर रहा है ग्लूकागॉन, हमारा ब्लड है और ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो चुकी है, ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है. अब ये जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ये कहाँ चला जाए, अगर ये हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर चला जाए, ये जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर ये ग्लूकोज एंटर हो जाए, तो बताओ क्या होगा.
जो अभी ब्लड में ये बहुत ज़्यादा हो गया था, अब सेल्स ने इसको अब्जॉर्ब कर लिया, तो ब्लड से ये ग्लूकोज कम हो गया, नॉर्मल लेवल हो गया। लेकिन ये ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? ये ग्लूकागॉन सेल्यूलर अपटेक, मतलब ये जो सेल्स ग्लूकोज को अपने अंदर लेना चाहती हैं फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके सेल अपने साइटोप्लाज्म में लेकर आना चाहती है, द ग्लूकागॉन इज इनहिबिटिंग दिस सेल्यूलर अपटेक। तो ग्लूकागॉन क्या नहीं होने दे रहा है? ग्लूकागॉन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो इट इज इनहिबिटिंग सेल्यूलर अपटेक, ग्लूकोज का सेल्यूलर अपटेक नहीं होने दे रहा है। तो जिसके कारण अल्टीमेटली क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ता जाएगा। और ग्लूकागॉन का मेन मकसद ही यही है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाए, बिकॉज इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। समझ आया? फिर से रिवाइज करते हैं, चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट की। तो क्या होता है एंडोक्राइन पार्ट? द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप की सेल होती हैं, अभी 2 छोड़ो, सिर्फ एक देखते हैं, दैट इज अल्फा सेल्स। अल्फा सेल रिलीज करती हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन को बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, मतलब कि क्या करता है ग्लूकागॉन? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। अब ये 3 तरीके से ये चीज कर पाता है। पहली चीज, सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले हम बात करें तो ग्लूकागॉन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस। सबसे पहली चीज जो ग्लूकागॉन कराता है इट इज ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस को इंक्रीज कर देता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड चीज क्या करवाता है ग्लूकागॉन? इट इंक्रीजेस या इट स्टिम्युलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड व्हाट थर्ड थिंग इट इज डूइंग इज इट इज इनहिबिटिंग सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। सेल्स को ग्लूकोज नहीं देने दे रहा। इन तीनों चीजों के कारण क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज 3 रीजंस अल्टीमेटली द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर राइजिंग। जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ओके और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ओके एवरीवन क्लियर? डन विद ग्लूकागॉन? ओके, तो ये था सब कुछ किसके बारे में? ग्लूकागॉन के बारे में। नाउ नेक्स्ट मूव टू अनदर हार्मोन ऑफ पैनक्रियाज, दैट इज इंसुलिन। दैट इज इंसुलिन। सो इंसुलिन कहाँ से रिलीज हुआ था? इंसुलिन वाज रिलीज्ड बाय बीटा सेल्स। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स थी उनसे रिलीज हुआ था इंसुलिन। इंसुलिन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। समझ तो आ रहा है? मतलब अगर ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है तो इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर कोई बढ़ाने वाला है तो कोई कम करने वाला भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। समझ आई बात? सो क्या करता है इंसुलिन? इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो इंसुलिन बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने जो चीजें ग्लूकागॉन में पढ़ी उनको जस्ट उल्टा कर दो, तो दैट विल बी ऑल द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ? जैसे कि चलो देख लेते हैं। इट एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। अब यहाँ पे याद रखना है हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। हेपेटोसाइट तो आपको याद रहता है क्योंकि ग्लूकागॉन भी हेपेटोसाइट्स पे काम करता है, तो इंसुलिन भी हेपेटोसाइट्स पे काम करेगा, लिवर सेल्स। बट इंसुलिन ऑल्सो एक्ट्स ऑन एडिपोसाइट्स, द फैट टिश्यू जो होता है ना हमारी बॉडी का, द फैट सेल्स, जो स्किन के नीचे फैट सेल्स होती हैं, एडिपोसाइट्स। दिस इंसुलिन एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स एंड एनहांसेस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ये क्या करवा रहा है इंसुलिन? इंसुलिन इज इंक्रीजिंग सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इंसुलिन फोर्स कर रहा है सेल्स को कि अरे सेल्स जल्दी जल्दी से ग्लूकोज को अपने अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ले लो। ठीक है, तो जो ग्लूकागॉन इनहिबिट कर रहा था, इंसुलिन उस चीज को इनहैंस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, बिल्कुल उल्टा काम। ग्लूकागॉन सेल्स के अंदर ग्लूकोज को नहीं जाने दे रहा है और इंसुलिन उसको पकड़ पकड़ के, ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के भगा रहा है सेल्स के अंदर, मतलब ब्लड से ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है।
सो ब्लड ग्लूकोज रैपिडली मूव्स टू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। अब जब भाई उसने बोला है, इंसुलिन ने इतना जोर से बोला है कि भाई चले जाओ ग्लूकोज सेल्स के अंदर चले जाओ, तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है ब्लड से निकल कर किसके अंदर चला जाएगा, हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स के अंदर चला जाएगा। दस ब्लड ग्लूकोज लेवल विल डिक्रीज। तो सबसे पहले चीज जो कर रहा है ग्लूकोज, वो क्या कर, इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन इज एनहांसिंग द सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। जो ग्लूकागॉन में आपने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, वो यहाँ पे आप इसको फर्स्ट पॉइंट बना लो। क्या कर रहा था ग्लूकागॉन, इट वाज रिड्यूसिंग द सेल्यूलर अपटेक, इंसुलिन इज enhancing the cellular uptake of glucose, reducing the cellular uptake of glucose कौन, glucagon, and enhancing the cellular uptake of glucose कौन कर रहा है, insulin. Second, it stimulate glycogenesis. वहाँ क्या हो रहा था, ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, ग्लूकागॉन was stimulating glycogenolysis, ग्लाइकोजन को तोड़ने का काम चल रहा था, और यहाँ पर ग्लाइकोजन को बनाने का काम चल रहा है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। तो ये वाली एक स्टेप याद रखो, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे लिखना चाहूंगी, वैसे इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे भी इसको लिख सकती हूँ, चलो यहीं लिख देते हैं। हाँ, सबसे पहले अगर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकागॉन, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लूकागॉन, so this process is known as glycogenesis, glycogenesis, क्योंकि ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है, और अगर ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बन रहा है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब अगर ग्लाइकोजिनोलिसिस हो रही है, ये नीचे वाली स्टेप, तो मतलब ग्लूकोज बढ़ेगा, तो ये कौन करवा रहा था, ग्लूकागॉन। हमको ग्लूकोज को कम करना है तो हम भाई उसको कन्वर्ट कर देते हैं ना ग्लूकागॉन में, तो इसीलिए इंसुलिन किस चीज को प्रमोट करेगा, इंसुलिन विल प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस, इंसुलिन विल प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस। समझ आया। तो मैंने बोला ना आपको, जो भी फंक्शंस आपने पढ़े हैं इन ग्लूकागॉन, आप उसका जस्ट ऑपोजिट कर दो। कैसे करोगे ऑपोजिट, चलो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्लूकागॉन, और यहाँ पे मैं लिखूंगी अबाउट ग्लूकागॉन, और यहां मैं लिखूंगी अबाउट इंसुलिन, ठीक है। पहला पॉइंट ग्लूकागॉन क्या करता है, सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को कम करता है, और इंसुलिन क्या करता है, बढ़ाता है। सेकेंड चीज ये क्या कराता है ग्लूकागॉन, ये कराता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराता है, और ये क्या कराता है, ये कराता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कराता है। थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को मतलब ग्लूकोज से बनने, जो ग्लूकोज के बनने के लिए जितनी भी प्रोसेस होती हैं उन सारी प्रोसेस को प्रमोट करता है। तो भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज कर रहा था, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब एक लास्ट प्रोसेस रह गई ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता था, बताओ जल्दी से, ग्लाइकोलिसिस क्या होता था। बिल्कुल सबके दिमाग के घोड़े ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में दौड़ने लगे ना अभी, कि क्या बताऊं मैम, पढ़ा तो है, कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन क्या करूं। तो बेटा जी, ग्लाइकोलिसिस होता था कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। याद आया कि नहीं आया, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ये होता था ग्लाइकोलिसिस। तो अब बताओ मुझे, ग्लाइकोलिसिस कौन करवाना चाहेगा, कौन नहीं करवाना चाहेगा। तो फॉर श्योर जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करेगा, ताकि क्या हो, ताकि ग्लूकोज जो है वो सारा का सारा टूट जाए, ग्लूकोज कम हो जाए। और वहीं अगर हम ग्लूकागॉन की बात करते हैं तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट की, ओ भैया कम हो जाओ। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं बिटवीन ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। जो चीज़ें इंसुलिन करवा रहा है ग्लूकागॉन बिल्कुल उसके ऑपोजिट चलेगा, या फिर उल्टा बोल लो कि ग्लूकागॉन जिन भी प्रोसेस को फेवर कर रहा है, इंसुलिन उन सारी प्रोसेस को अपोज करेगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर। तो अब आप मुझे बताओ, जब भी दो हार्मोन्स दोनों के ऑपोजिट काम करते हैं तो आप उन्हें क्या बोलते हो। हाँ जी, आधों को याद आ गया है, आप उनको बोलते हो एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हो, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। तो आपने एक एंटागोनिस्ट पेयर पहले ही पढ़ चुका है हार्मोन का, कौन सा पढ़ा था बताओ जल्दी से,
वेरी गुड, जिनको याद है, और जिनको नहीं याद है तुमको पढ़ाई करने की जरूरत है, पढ़ाई करो। तो पहला एंटागोनिस्ट पेयर ऑफ हार्मोन जो आपको याद है, इट इज पैराथायरॉइड हार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में आप जानते हैं कि कौन कौन काम करता था, पीटीएच एंड टीसीटी। पीटीएच क्या करता था, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता था, और टीसीटी क्या करता था, कम करता था, ठीक है, कैल्शियम लेवल्स को। उसी तरीके से अगर आप बात करो ग्लूकागॉन और इंसुलिन, तो ग्लूकागॉन कैल्शियम ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। सो दैट इज व्हाई दे आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। तो आपने दो पेयर ऑफ एंटागोनिस्ट हार्मोन पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, पहला हो जाता है पैराथायरॉइड हार्मोन एंड टीसीटी फॉर कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, एंड सेकेंड इज ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन फॉर द ग्लूकोज बैलेंस ऑफ द बॉडी। समझ आई पूरी कहानी ऑफ पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, पक्का? तो जब आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो मैं इसको कर रही हूँ इरेज, और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ एक बीमारी जो हर किसी के घर में हर किसी को होती है, दैट इज शुगर, जिसके लिए अच्छा वर्ड होता है डायबिटीज मेलाइटस। सुना होगा आपने, हर डायबिटिक पेशेंट मतलब हर घर छोड़ के दूसरे में होते हैं, मैं बोलूँगी हर घर में होते हैं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है टचवुड, लेकिन मैं बोल रही हूँ मतलब इट इज़ वेरी कॉमन। मेरी मदर का अभी मैंने जब उनका करवाया सारा टेस्ट तो वो प्री डायबिटिक फेज में है, मतलब अभी वो इस फेज में है कि अगर उन्होंने अपने शुगर्स को कंट्रोल नहीं करा, उन्होंने अपने डाइट को, अपनी कैलोरीज को कंट्रोल नहीं करा, तो शी विल फॉल इनटू द डायबिटिक कंडीशन, वो डायबिटिक हो जाएंगी। तो ये क्या होती है भाई, शुगर की बीमारी है डायबिटीज मेलाइटस। एक डायबिटीज और दूसरा हम पढ़ चुके हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज डायबिटीज इंसिपिडस, ये वाला हम पढ़ चुके हैं, और अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस। तो भाई क्या डिफरेंस होता है मेलाइटस इंसिपिडस में, चलो वो डिफरेंस बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस। सो डायबिटीज मेलाइटस इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अब आप मुझे बताओ प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया कब रहेगा। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया का ये मतलब है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ गया है और वो कम हो ही नहीं रहा है। नॉर्मल जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है वो होना चाहिए 70 to 120 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना ग्लूकोज हमारे ब्लड में होना चाहिए, ग्लूकोज 70 to 120 ग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन कुछ लोगों का आपने ब्लड टेस्ट किया और उनका फास्टिंग ग्लूकोज जो है, जब खाली पेट करते हैं ना शुगर का टेस्ट, तो उनका ग्लूकोज आ रहा है 300, लो 300 निकल के आ रहा है। तो इतना हाई शुगर है उनकी बॉडी में, इतना हाई ग्लूकोज कंटेंट है और ये बहुत दिन से है। सो मींस दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया बिकॉज ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओ ब्लड शुगर लेवल कब बढ़ा होगा, वेरी गुड, जब बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा। बिकॉज अगर इंसुलिन होता तो ये ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ता ही नहीं, इंसुलिन इस लेवल को कम कर देता। समझ आई कहानी? तो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो बेसिकली ये कंडीशन होती है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, बीटा सेल्स में कुछ या तो प्रॉब्लम हो गई है इसीलिए इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर इंसुलिन जो है वो काम ही नहीं कर पा रहा है जाके सेल्स पर। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है जिस कारण से ये पेशेंट जो है वो ठीक ठाक नहीं चल पा रहा। सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक कीटोन बॉडी। इतना ग्लूकोज बढ़ गया है कि यूरिन के थ्रू लॉस होने लगेगा और कुछ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक कीटोन बॉडी का एक्सक्रीशन भी होने लगेगा। ठीक है, तो भाई कीटोन बॉडीज, हार्मफुल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होने लगेगी और ग्लूकोज इतना इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में कि इट विल स्टार्ट एक्सक्रीटिंग थ्रू यूरिन। भैया और यूरिन से कभी भी ग्लूकोज एक्सक्रीट नहीं होता, क्योंकि आप पूरा का पूरा एक्सक्रीशन पढ़ चुके हो और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, वो सारा का सारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पीसीटी से। बट भाई अब पीसीटी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इतना ज्यादा ग्लूकोज बढ़ गया है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस एंड इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन? इंसुलिन। ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप? इंसुलिन थेरेपी दे देते हैं हम, कुछ लोग जनरली इंसुलिन के इंजेक्शंस हैं उसे यूज करते हैं, या ओरल इंसुलिन टैबलेट्स होती हैं, मतलब इंसुलिन की टैबलेट्स होती हैं उसको कंज्यूम करते हैं, तो उससे फिर उनका शुगर जो है वो नॉर्मल रहता है, बैलेंस रहता है। और मेन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए वो है डाइट कंट्रोल करना। डाइट को कंट्रोल करेंगे तो वो अपने आप ठीक रहेंगे। तो ये तो है डायबिटीज़ मेलाइटस।
अब बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। यहाँ पे जो होता है वो होता है डायूरेसिस। क्या होता है भाई, डायूरेसिस हो जाता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जितना भी पानी पियोगे वो सारा का सारा यूरिन से लॉस हो जाता है। ये क्यों हो रहा था, diabetes insipidus occur due to deficiency of another hormone which is known as due to deficiency of antidiuretic hormone ADH। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन ADH की डेफिशिएंसी के कारण वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और सारा का सारा वाटर जितना भी आप कंज्यूम करते हो सारा का सारा किडनी के थ्रू किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ये कंडीशन कहलाती है डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज मेलाइटस क्या कंडीशन है, जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है डायबिटीज मेलाइटस। ओके, समझ आई पूरी कहानी। ये याद रखना कि हार्मफुल कीटोन बॉडीज कौन सी डिजीज में प्रोड्यूस होती हैं, सो दे आर प्रोड्यूस इन अ डिजीज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस। Okay, my dear students, so that is it and this is everything about the pancreas and the pancreatic hormone। तो भाई मुझे पैनक्रियाज के हार्मोन्स के बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पता नहीं क्यों, तुम्हें पता नहीं लगा कि नहीं इंटरेस्टिंग? तो अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हाँ मैम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। और अगर इंटरेस्टिंग नहीं भी लगा लेकिन तुम्हें समझ आ गया तो तुम कर सकते हो वीडियो को लाइक और स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब, और देखते रहो सीखते रहो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।